नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। इस वक्त तमाम खबरों के साथ मैं हूं आसिया। बिहार में चुनाव है और चुनाव को लेकर बिहार में हलचल बढ़ी हुई है। सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से अब चुनावी मंथन में लगी हुई हैं, अपने अपने जातियों को गोलबंद करने में जुटी हुई हैं। इन सबके बीच में सबसे अहम बात जो है वो है सीट शेयरिंग में, क्योंकि दो गठबंधन आमने सामने नजर आ रहे हैं, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन। अब इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर क्यों माथापच्ची हो रही है, क्यों बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है, इसे हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। बिहार संपादक एस के राजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं पटना में। सीधे रुख करते हैं पटना का। राजीव जी, आखिर सीट शेयरिंग वाला मामला ये इतना उलझता हुआ क्यों नजर आ रहा है? हालांकि इतना आसान नहीं होता सीट शेयरिंग पर सहमति बनाना, लेकिन बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के बीच में क्या तनातनी है सीट शेयरिंग को लेकर? नहीं, देखिए आसिया जी, दरअसल में महागठबंधन की जो बैठक है वो अभी तक में 5 राउंड बैठक हो चुकी है और उस बैठक के बाद भी सीट शेयरिंग का मामला जो है वो सुलझ नहीं रहा है, बल्कि और ज़्यादा ही उलझता जा रहा है। और देखिए कि कल जो बिहार कांग्रेस के प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावरू साहब और राजेश राम और शकील अहमद जो हैं, वो ये तीनों लोग कल गए हुए थे तेजस्वी यादव के आवास पर। जबकि आपको पता है कि आज से 3 दिन पहले यानी कि 12 तारीख को विधिवत तेजस्वी आवास पर जो है इसको लेकर के बैठक हुई थी। और जब बैठक में बात नहीं बन पाई तो फिर इसके बाद ये लोग गए हुए थे तेजस्वी के आवास पर और वहाँ पर लगभग 2 घंटे तक तेजस्वी आवास पर जो है वो बैठक चली है। और लेकिन उसके बावजूद सीट शेयरिंग का जो है मामला अभी तक सुलझ नहीं पाया है। और जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव 35 सीट से ज़्यादा देने को तैयार नहीं है और कांग्रेस जो है वो कम से कम इस बार 75 सीट की दावेदारी कर रही है। और जब मेरी व्यक्तिगत बातचीत भी हुई थी राजेश राम जी से, जब मैं उनका साक्षात्कार कर रहा था, तो उन्होंने कहा था कि इस बार सीट जो है वो कंफर्ट हम लोगों को सीट मिलेगा, कम से कम 70-75 सीट जो है वो इस बार कांग्रेस जो है वो आरजेडी से लेगी या फिर महागठबंधन में लेगी। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो वाम दल में जो है वो 3 पार्टियाँ हैं और वह वाम दल की तीनों पार्टी जो है वो इस बार मिला करके लगभग 50 से 60 सीट मांग रही है। वहीं आप देखेंगे कि मुकेश सहनी की जो पार्टी है, मुकेश सहनी भी कह रहे हैं कि इस बार हम 50 सीट से कम पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। एक बीच में तो मुकेश सहनी यह कहने लगे थे कि भाई हम तो मैक्सिमम सीट लेंगे और आरजेडी के समकक्ष हम लड़ेंगे और खुद उप मुख्यमंत्री का हमको जो है वो कुर्सी दे आरजेडी। तो कहीं ना कहीं से सब कुछ आप कह सकते हैं कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग के मामले में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। हालांकि तेजस्वी यादव ने परसों जब वो मीडिया से मुखातिब हुए थे और जो उनके नेता हैं उन्होंने यह कहा कि भाई सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, हम लोग लगातार बैठक कर रहे हैं और आप लोगों को आने वाले दिनों में यह पता चल जाएगा कि वाकई में किस पार्टी को कितनी सीटें मिली है। लेकिन जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं उसके मुताबिक आरजेडी इस बार कम से कम 143 सीट पे चुनाव लड़ना चाह रही है, ताकि अगर वो 120 सीट चुनाव में जीतती है तो अपने बलबूते सरकार जो है वो बिहार में फॉर्म कर सके, और ये आरजेडी की मंशा है। दूसरी तरफ आसिया जी, कांग्रेस जो है वह चाह रही है कि हम 75 सीट पर चुनाव लड़ें। वहीं वामदल के विषय मैंने आपको बताया कि 50 सीट कम से कम वो लोग डिमांड कर रहे हैं, 50 से 60, और मुकेश सहनी जो है वो भी कम से कम 50 सीट। तो इधर अगर आप पूरे को कैलकुलेट कीजिए तो आपको लगभग 250 के करीब ये लोग सीट मांग रहे हैं और बिहार में 243 ही जो है वो सीट है। लेकिन मुझे जो लग रहा है कि ये लोग अंततः इस बात पर रजामंदी अपनी देंगे कि भाई मान लिया कि 80 सीट, अभी 78 सीट जो है वो आरजेडी के पास है, सीटिंग एमएलए है। तो पिछली बार मुझे लगता है कि संभवतः 100 सीट पर आरजेडी चुनाव लड़ी थी, 100 या 120 सीट पर। हमको लग रहा है कि वही सीट जो है वो रहेगा। कांग्रेस को पिछली बार भी लगभग 25-30 सीटें दी गई थी। इस बार हो सकता है कि कांग्रेस को कुछ सीट बढ़ाया जाए, उनका 35-40 किया जाए, माले भाकपा माले का सीट जो है वो कुछ बढ़ाया जाए। और चूंकि मुकेश सहनी पिछली बार जो है वो इन वक्त पर वो चले गए थे एनडीए के साथ, तो इस बार उनको लेकर के थोड़ी माथापच्ची होगी और मुझे लगता है कि 10 सीट से ज़्यादा जो है तेजस्वी मुकेश सहनी को देंगे नहीं, क्योंकि देखिए कास्ट इक्वेशन बड़ा महत्वपूर्ण है विधानसभा चुनाव में। जिस जात की जितनी हिस्सेदारी है उसको सत्ता में उतनी ही भागीदारी दी जाएगी, ये लगातार तेजस्वी यादव कहते रहे या फिर तमाम जो राजनीतिक दलों के नेता हैं वो भी कहते रहे। तो ऐसी स्थिति में मुकेश सहनी की जो आबादी है निषाद समुदाय की बिहार में, वह 3.5% के करीब है, जो नया जो कास्ट सर्वे बिहार में राज्य सरकार की तरफ से करवाया गया था उसके अनुसार। तो 3.5% अगर आपकी आबादी है तो 3-3.5% में आपको उसी अनुसार, तो आप मान के चलिए 243 है तो आपका लगभग 8 सीट बनता है, तो 10 सीट उनको देने की कोशिश की जाएगी। यादवों का जो है वो समीकरण अगर आप देखेंगे यादव और मुस्लिम का, तो लगभग 31% के करीब है। तो 31% के करीब है तो उस मुताबिक उनको सीट जो है वो आरजेडी खुद मांगेगी, चूंकि एमओएस समीकरण पर आज भी आरजेडी चल रही है। हालांकि मंगनी लाल मंडल को इस बार प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और मंडल
कम्युनिटी का भी जो वोट है वो बहुत ही ज़्यादा है, खास करके अगर आप उत्तरी बिहार में बात करेंगे तो आरजेडी इस एजेंडे पर इस बार चुनाव लड़ेगी कि भाई जिस जाति की जितनी बड़ी भूमिका है या जितनी छोटी भूमिका है उसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसी अनुसार सीटों का जो है वो चयन भी किया जाएगा। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जब 12 तारीख को यहाँ पर बैठक हुई थी उसके बाद यह कहा गया था कि जिस सीट पर 15,000 से ज़्यादा वोट से 15,000 के से ज़्यादा वोट के मार्जिन से अगर चुनाव जिस किसी भी राजनीतिक दल के उम्मीदवार ने हारा है वहाँ पर वो सीट चेंज किया जाएगा। यानी कि अगर आरजेडी के उम्मीदवार कहीं पर 15,000 से ज़्यादा वोट से हारे हैं तो वो सीट कांग्रेस को दिया जा सकता है। कहीं पर कांग्रेस के उम्मीदवार अगर 15,000 सीट से वोट से ज़्यादा यानी राजीव जी ये माना जाए कि सिर्फ सीटों के आंकड़े पर ही माथापच्ची नहीं है, सीट कौन सी होगी इस पर भी काफी ज्यादा जिच होने वाला है पार्टियों में। नहीं देखिए ये तो आसिया जी होगा ही, क्योंकि सीट जो है अब कौन सी सीट आप कंफर्टेबली निकाल सकते हैं ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ महागठबंधन ही नहीं बल्कि एनडीए में भी इस बात की चर्चा है। हालांकि अभी चूंकि 20 तारीख को मोदी जी आ रहे हैं तो उसकी तैयारी में एनडीए के जो वर्कर्स हैं, एनडीए के जो लीडर्स हैं वो लगे हुए हैं। पटना में अभी कोई है नहीं, लेकिन वहां भी इस बात की माथापच्ची है कि भाई कौन सी सीट कौन सी पार्टी निकाल सकती है और 2020 के चुनाव में जो है वो किस पार्टी का क्या जनाधार रहा, किस पार्टी को कितना वोट मिला, ये तो विधिवत ऑलरेडी जब तक ये कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। और ये तो पूरा एक मैथमेटिक्स है जो आपको पूरा बताएगा कि भाई पिछले बार का वो निकाला जाएगा मतदान का प्रतिशत, तो देखा जाएगा कि भाई आप कितना वोट लाए हैं किस जगह पे, और उसी अनुसार तो माथापच्ची। और चूंकि अभी बिहार चुनाव में हालांकि 4 महीने का वक्त बचा हुआ है और आपको ये पता है कि आपको याद भी होगा हम लोग उस पर डिस्कशन कर रहे थे एक बार कि झारखंड में अचानक चुनाव की घोषणा कर दी गई और मात्र 1 महीने घोषणा की 1 महीने के भीतर ही चुनाव करवा लिया गया, वहाँ टाइम नहीं दिया गया। तो बिहार में भी कमोबेश ऐसा ही होगा। लिहाजा अभी से कई जो राजनीतिक दल के जो नेता हैं वो अपनी दावेदारी भी पेश कर रहे हैं और दावेदारी को इसलिए भी स्वीकार नहीं किया जा रहा है क्योंकि जब तक पूरे तरीके से चाहे वो महागठबंधन हो या फिर एनडीए हो ये इस बात की तैयारी नहीं कर लेगा कि भाई कौन सी सीट उसके लिए सिक्योर है, किस सीट पर बहुत ज़बरदस्त मुकाबला होगा। अभी हम लोग चला भी रहे हैं सीट स्कैनर, उसमें आप बताती भी हैं ऑलरेडी जो भी नेता है उनको, तो उसी जिस तरीके से हम लोग सीट स्कैनर कर रहे हैं उसी तरीके से वो लोग भी सीट स्कैनर कर रहे हैं। तो हम लोग का जो सीट स्कैनर और उनके सीट स्कैनर में अंतर यही है कि वो लोग एक एक वोट को कैलकुलेट करते हैं और उसके अनुसार फिर अपनी पार्टी के या फिर जिस पार्टी को भी सीट देना होगा वो दिया जाएगा। लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस जो है वो महागठबंधन का साथ नहीं छोड़ेगी, या हो सकता है क्योंकि राजेश राम जी से जब मेरी बातचीत हुई थी आशा जी तो उन्होंने कहा था कि अगर कंफर्टेबली सीट हमको नहीं दिया गया महागठबंधन में तो फिर उसके बाद राम और कृष्ण की जोड़ी यानी कि कृष्णा अल्लावरू और राजेश राम की जोड़ी जो है वो बिहार में कमाल करती हुई नजर आएगी आपको आने वाले इस विधानसभा चुनाव में। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि तेजस्वी यादव इतने मैच्योर्ड अभी नहीं हुए हैं या फिर हो गए हैं कि वो कांग्रेस का साथ छोड़ देंगे, या फिर लालू यादव के विषय में कहा जा रहा है कि 7 जुलाई को जब राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा की जाएगी तो एक बार फिर से लालू यादव पार्टी की कमान जो है वो अपने हाथों में लेंगे। चूंकि लालू का भी एक सपना है आसिया जी, आपको याद भी होगा कि लालू यादव ने कहा था कि मेरा भी एक ही सपना बचा है कि मैं अपने बेटे को बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जो है वो काबिज देखना चाहता हूं। तो लालू यादव अगर 7 तारीख को फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो निश्चित तौर पर, हालांकि अभी भी लालू यादव की पार्टी में चल रही है, लेकिन कांग्रेस का साथ छोड़ करके आरजेडी बिहार में अगर चुनाव में जाएगी तो इसका नुकसान आरजेडी को भी होगा और कांग्रेस को भी होगा। इसीलिए कांग्रेस महागठबंधन के भीतर जो है वो लगातार ताबड़तोड़ बैठकें चल रही हैं। कृष्णा अल्लावरू कल दिल्ली से आए, अचानक जाते हैं वो तेजस्वी आवास पर 2 घंटे तक बैठक चलती है। तो मुझे लगता है कि ये बैठकों का दौर जो है वो अभी बिहार में आपको आने वाले दिनों में और देखने को मिलेगा, सिर्फ इंडिया गठबंधन में ही नहीं बल्कि एनडीए महागठबंधन में भी। और एक चीज चर्चा आपके साथ अभी मैं और कर लूं, चूंकि हम लोग का झारखंड बेस्ड चैनल है, कि आप उस दिन जब हम लोग की बातचीत हो रही थी अनौपचारिक मीटिंग में तो आपने मुझे कहा था कि राजीव जी जेएमएम को बिहार में जो है वो सीट नहीं मिला है। तो मैं आपको बताऊं कैसे जी कि बिहार महागठबंधन में, चूंकि मैंने बात की थी नेताओं से तो उन लोगों का यह कहना था कि बिहार महागठबंधन में जेएमएम शामिल नहीं है क्योंकि जेएमएम का अपना कोई भी जनाधार बिहार में नहीं है। तो जेएमएम के साथ बिहार में महागठबंधन में जेएमएम शामिल नहीं है और महागठबंधन में जेएमएम को बिहार में सीट भी नहीं दी जाएगी। जी आसिया जी, तो चलिए महागठबंधन में बिहार में कोई हिस्सेदारी नहीं होगी जेएमएम की। अब जेएमएम भी यहाँ एकला चलो की राह पर किन किन सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारेगा उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। शुक्रिया राजीव जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल बता दें कि अब इंडिया ब्लॉक में या महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर पेच कई सीटों पर भी आ सकता है। फिलहाल माथापच्ची जारी है, सभी को ज़्यादा सीटें चाहिए और आरजेडी यहाँ पर बड़े भाई की भूमिका में है। आरजेडी ज़्यादा सीटें अपने पास रखना चाह रहा है और उसके बाद बाकी जो सहयोगी पार्टियां हैं उनमें सीट उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहा है, लेकिन सभी की अपनी अपनी डिमांड है और इसे लेकर प्रेशर पॉलिटिक्स भी हो रहा है।